नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 33। भावनाओं में आकर अंजलि प्रकाश को कहने लगी, अब तुम शादी से दूर नहीं भाग सकते। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि बिना तकलीफ किए तुम्हें मुझ जैसे पत्नी और घरवाली मिल जाएगी जो तुम्हें पहले से ही खूब प्यार करती है। ऐसा खुशकिस्मत लोग दुनिया में कम होते हैं। ऐसे में मजाकिया लहजे में प्रकाश कहने लगा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम बड़े यकीन के साथ कह रही हो, मगर देखना मुझसे शादी करने पर तुम्हारी किस्मत कैसे फूट जाती है। फिर मुझे मत कहना, रोज रोज की झगड़ा फसाद मत करती रहना। ऐसे में अंजलि भी मजाकिया लहजे में कहने लगी, बस बस मैं समझ गई हूँ, पर तुम तो अभी से ही रोने लगे। मैं तो अक्सर स्त्रियों के रोने की बात सुनी हूँ, मगर यहाँ तो तुम पुरुष होकर रोने लगे हो। चलो जो भी हो, अब तो और रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ साथ फेरे लेने होंगे। दोनों के बीच वार्तालापों की दौर चलती रही कि बीच में कावेरी चाची टपक पड़ी और कहने लगी, क्यों रे प्रकाश, अब तू नहीं भाग सकता? अब तो तेरे गले में शादी का फंदा पड़ने वाली है। तू रोज रोज हमारी बेटी को परेशान करता है। अब तो तेरा यह रोज रोज की ड्रामा खत्म होने वाली है। शाम को तेरे चाचा घर में आने पर उन्हें कहूंगी तो सारे बंदोबस्त कर लेंगे। अब और तेरे नखरे नहीं चलने वाली है। समय के साथ साथ प्रकाश अपना ड्यूटी में जाने को तैयार होता है। ऐसे में अंजलि वहीं बैठकर बातें करने लगी, साथ में प्रकाश के कामों में मदद भी करने लगी। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। जवाब में अंजलि कहने लगी, क्यों, अगर मैंने कर दिया तो कोई अपराध हो जाएगी क्या? अच्छा यह कहो कि तुम्हारा छुट्टी कब है? जवाब में प्रकाश कहता है, मेरा तो अपना ही काम है, ऐसे में तो छुट्टी ही छुट्टी है। क्यों, क्या बात है? फिर से स्कूल से छुट्टी करवानी है क्या? चलो मैडम को बताकर तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा। थोड़ी मुस्कान के साथ अंजलि कहती है, ऐसी बात तो नहीं है, मगर मेरी माँ ने तुम्हें जरूर बुलाई है, तभी पूछ रही हूँ। अगर आज आ जाते तो। अभी नहीं तो तुम शाम को आ जाओ तब भी चलेगा। माँ ने कही है कि जल्दी आओगे तो जल्दी छुट्टी कर देंगे। अगर तुम्हें आज कहीं पर नहीं जाना है तो अभी चलो, मैं बुध से स्कूल में फोन कर दूंगी कि मैं नहीं आ रही हूँ। ऐसे में प्रिंसिपल मैम भी एडजस्ट कर लेंगी। प्रकाश अपने ही मन में सोचने लगा, मैं समझ गया हूँ, माँ बेटी दोनों मिलकर मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश में है। मुझे तो फंसा दिया है। अंजलि ने तो मुझे अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया है। अब उसके माता पिता ने भी मुझे भावनाओं के जाल में फंसाना चाहते हैं, ताकि मैं उनके दामाद बनकर उनके घर पर घर जमाई के रूप में रहूं। कोई बात नहीं प्रकाश, तेरे किस्मत में अगर यही लिखा है तो यही सही। मैं और कर भी क्या सकता हूँ। घर जमाई में वह आदर नहीं मिलते, वह सम्मान नहीं मिलते जो असल में मिलना चाहिए। उसमें अपनी आत्मा और स्वाभिमान को गिरवी रखनी होती है, और मेरा तो कोशिश यही रहेगा कि ऐसा ना रहना पड़े। प्रकाश बड़े ही उदासीनता भरे लहजे में कहता है, ठीक है, चलो आज तुम्हारी ड्यूटी को ही पूरी कर लेते हैं। प्रकाश के बातें सुनते ही अंजलि मानो खुशी से उछल पड़ती है और खुशी के मारे उछलते हुए प्रकाश से लिपट गई। तभी कावेरी चाची फिर से अपने से चाय बनाकर दोनों के लिए लेकर वहां पर पहुंच गई, जो दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। अपनी आंखों को घुमाकर पीछे मुड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे प्रकाश, तुझे ऐसा ही करना है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? बेचारी को परेशान करता है और तू भी तो परेशान रहता है। उनकी आवाज पाते हैं दोनों अलग हो गए और प्रकाश कहने लगा, मैं कहाँ किसी को परेशान करता हूँ। अब यह खुद ही परेशान होने लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ना, खुद इतना परेशान रहती है कि सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाती है। मैंने इसे थोड़े ही बुलाया हूँ। मजाकिया लहजे में चाची कहने लगी, मुझे मालूम है कि यह क्यों आती है। तू तो मर्द है, नहीं समझेगा। उसकी आत्मा तो 2 भागों में बटी हुई है, आधा उधर और आधा इधर तेरे पास है। अब तू ही बता, बेचारी आती नहीं तो क्या करती? वह तो 2 टुकड़े को जोड़कर एक बनाने की कोशिश में जुटी है, जो तुझे भी भली भांति मालूम है।
परंतु तू समझने का कोशिश नहीं करता, बेचारी को परेशान करता रहता है। अब सुन, एक बात मैं कह रही हूँ, 15 दिन या 1 महीना, बस इससे ज्यादा देर नहीं करना। जल्दी से ब्याह करके उसे यहाँ पर लेकर आ जा, ताकि मैं भी कभी कभी बीमार पड़ जाऊं तो उसके हाथ के पकाए खाना खा लिया करूंगी। तू तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। लो अब तुम दोनों चाय पी लो, कहते हुए चाची अंजलि के हाथ में कप पकड़ा देती है। प्रकाश बातों को आगे बढ़ाने के बजाय वहीं खत्म करने के मकसद से कहने लगा, हाँ चाची, तभी तो मैं अब इसके घर में जा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द तुम्हें बहू ला कर दे सकूं। प्रकाश की बातें सुनकर चाची बहुत खुश होती है और कहने लगी, सच? तू सच कह रहा है? जवाब में प्रकाश कहता है, हाँ चाची, सच कह रहा हूँ। खुशी से चाची कहने लगी, वाह बेटा वाह, जा जल्द दिन तारीख तय कर ले, जा। चाची चले जाने के पश्चात प्रकाश अंजलि की ओर देखता तो अंजलि अपने आंचल से मुंह ढककर मुस्कुराने लगी, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप रही। ऐसे में प्रकाश भी मजाकिया लहजे में कहने लगा, वाह देखो अपनी शादी के बाद पर कितना खुश हो रही है। ऐसे में अंजलि कहती है, अपने शादी के बाद सुनकर तो सभी लोग खुश होते हैं, एक तुम ही हो कि नाखुश दिख रहे। तभी प्रकाश कहता है, हाँ कहती रहो, शादी के बाद पता चलेगी कि कितना मजा है। जब सारे काम अपने हाथों से करनी होगी तो पता चलेंगी। प्रकाश के बातों का जवाब देते हुए अंजलि कहती है, ऐसा तो सभी लोग करते हैं, वह तो एक रूटीन प्रक्रिया है जो सभी को करनी पड़ती है। ऐसे में प्रकृति के नियम को तो नहीं नकार सकते हैं ना। सभी मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रकृति के नियम को सम्मान करे तथा उसे मान कर चले, चाहे मैं या तुम क्यों ना हो। प्रकाश बातों बातों में अपने तरफ से तैयार हो गया और कहने लगा, लो अब तो मैं तैयार हो गया हूँ, पर नाश्ता तो किए नहीं। तभी अंजलि कहती है, रोज की तरह बस स्टैंड की दुकान से तुम कचौरी खा लेना और मुझे भी खिला देना। ऐसे में अगर देर कर सकते हो तो हमारे घर में पहुंचकर कर लेना। जवाब में प्रकाश कहता है, नहीं नहीं, रोज रोज ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग यहीं पर नाश्ता कर लेंगे। दूसरी बात है कि तुम्हारे घर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा तो लगेंगे ही, फिर उतना पैदल चलने के बाद तो यूं ही भूख लग जाएंगे। प्रकाश मन ही मन कहने लगा, प्रकाश अब तो तू फंस गया है, अंजलि और उसके परिवार के चुंगल से निकलना अब मुश्किल है। अब तो तुझे अंजलि से शादी करना ही होगा, इसके अलावा तेरे पास और कोई उपाय नहीं बचा। अब तू अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, तुझे अपने साथ साथ अंजलि के जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार रहना होगा। अंजलि के साथ चलते हुए बस स्टैंड पर रहे दुकान से दोनों मिलकर नाश्ता करके बस में चढ़ गए और अंजलि के घर की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद बस में एक सीट खाली मिल गई तो प्रकाश अपनी आंखों से इशारा करते हुए अंजलि को बैठने को कहता है। ऐसे में एक बार फिर से अंजलि को उस पहले दिन की याद आ गई, जब पहले दिन प्रकाश के संग उसकी मुलाकात बस में ही हुई थी। तो एक बार फिर से मन ही मन उसे लज्जा आने लगी। लगभग घंटे भर बस चलने के बाद दोनों उतार कर कुछ दूर पैदल चलकर प्रकाश अंजलि के साथ उसके घर में पहुंचा, जहां अंजलि के माँ बड़े ही सम्मान के साथ प्रकाश को स्वागत करती है और कहने लगी, बेटा तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ। हम लोग तो 1-2 दिन में तुम्हें खबर भेजने वाले थे, शायद अंजलि ने ही तुम्हें खबर की होगी, अच्छा हुआ। प्रकाश किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुप रहा और रुक्मणी देवी के पैर छूकर बरामदे में रखे कुर्सी पर बैठ गया। तभी रुक्मणी देवी कहने लगी, तुम तो अंदर कमरे में जाकर बैठ जाओ। अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तेरे कमरे में ही लेकर बिठा, पानी पिला दे, इतनी धूप में चलकर आया, बहुत प्यास लग गई होगी। प्रकाश चुपचाप रहा, कुछ कहे बगैर अंजलि के इशारा पर उसके कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में अंजलि कुछ खाने की चीजें लेकर आती है ताकि चाय नाश्ता की बंदोबस्त हो जाती है। अंजलि अपनी माँ के साथ रसोई में जुट जाती है। ऐसे में धीरे धीरे रुक्मणी देवी वहां आकर बैठ जाती है
और बीते दिनों के सारी बातें प्रकाश को सुनाने लगी। प्रकाश चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता रहा और मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब कुछ देर पहले जो बात अंजलि कह रही थी वह सच है। मैं तो यूं ही समझ रहा था कि अंजलि बातें बना रही होगी, इसका मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब तो सचमुच यह लोग हमारे शादी की तैयारियों में जुट गए। रुक्मणी देवी कहने लगी, हाँ बेटा, अब तो बात यहाँ तक पहुँची कि केवल शुभ मुहूर्त निकालकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मैंने उन्हें कह दिया कि जितना जल्द हो सके पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकाल ली जाए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।